चलिए आज बिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र की कहानी में उतरते हैं और इसके जरिए ये समझते हैं कि जमीनी स्तर पर बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर सियासत आखिर काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक चुनाव की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र की पेचीदगियों को समझने की एक कोशिश है। देखिए, हर चुनाव के पीछे होते हैं आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े, पर कुछ नंबर ऐसे होते हैं ना जो बाकियों से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी एक नंबर से करते हैं। ये नंबर कटिहार जिले में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी की दर है। अब आप सोच रहे होंगे इसका राजनीति से क्या लेना देना? बहुत कुछ। असल में ये सिर्फ एक हेल्थ का आंकड़ा नहीं है, यही वो रणभूमि है। ये एक कोढ़ा की राजनीतिक लड़ाई का असल मैदान है, जहां एक एक वोट के लिए संघर्ष होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इलाका है कैसा। यहाँ की जमीन, यहाँ का पानी और यहाँ की बुनियादी मानवीय चुनौतियाँ क्या हैं? कोढ़ा की पहचान है महानंदा और गंगा नदियों से। ये नदियाँ यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी भी हैं और तबाही भी। और यहीं से निकलती हैं यहाँ के वोटरों की सबसे बड़ी शिकायतें। हर साल आने वाली बाढ़, चुनावी अधिकारों का छिन जाना और बच्चों का कुपोषण, ये यहाँ की सबसे बड़ी, सबसे गंभीर चिंताएं हैं। तो जमीन और पानी की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि पिछले एक दशक में चुनावी आंकड़े इस इलाके की क्या कहानी सुनाते हैं। और देखिए, आंकड़े बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। साल 2015 में कांग्रेस ने बहुत कम मार्जिन से किसी तरह जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद 2020 और फिर 2025 में बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। मतलब पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि वक्त के साथ राजनीतिक शक्ति कैसे एक तरफ मजबूत होती गई। बीजेपी ने अपनी पकड़ बना ली। हाँ, ये जरूर है कि सबसे ताजा चुनाव में कांग्रेस की हार का अंतर थोड़ा कम हुआ, पर सच तो यह है कि वो अब भी काफी बड़ा था। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। इसी विधानसभा क्षेत्र के 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया जो सच में हैरान करने वाला है। साल 2024 में एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एनडीए गठबंधन पर करीब करीब 10,000 वोटों की बढ़त बना ली। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब यह है कि जो स्थापित राजनीतिक किला है वो अजय नहीं है, उसे चुनौती दी जा सकती है। कैसे? स्थानीय मुद्दों पर फोकस करके, एक मजबूत उम्मीदवार के जरिए। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो 2025 में हार क्यों हुई? चलिए अब इस हार के पीछे के जो सिस्टमिक कारण थे उनको समझते हैं। ये एक तरह का रणनीतिक संघर्ष था। देखिए, एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी जिसके पास विरासत की सहानुभूति, एक मजबूत कैडर और जाहिर है पैसे की ताकत, ये सब एक ढाल की तरह थे। और दूसरी तरफ था चैलेंजर जिसके सामने थी बड़ी बड़ी बाधाएं, जैसे पैसों की कमी, कमजोर बूथ मैनेजमेंट और वोटरों का अपने अधिकार से ही वंचित हो जाना। और जब हम संसाधनों की बात करते हैं तो ये चार्ट देखिए, अंतर साफ है। चैलेंजर के 58 लाख रुपए के मुकाबले सत्ताधारी पार्टी के पास थे 2.9 करोड़। ये जो पैसे का इतना बड़ा फासला था ना, इसका सीधा असर पड़ा चैलेंजर की क्षमता पर। वो ना तो वोटरों को ठीक से जुटा पाए और ना ही दूर दराज के बाढ़ वाले इलाकों में अपनी मौजूदगी बनाए रख पाए। तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि चैलेंजर की हार के पीछे 4 बड़े सिस्टमैटिक फेलियर थे। पहला, चुनावी स्तर पर सतर्कता की कमी। दूसरा, संगठन का नेटवर्क जो बहुत कमजोर था। तीसरा, एक ऐसा नैरेटिव जो स्थानीय मुद्दों से जुड़ा ही नहीं था। और चौथा, जैसा हमने देखा, संसाधनों की भारी कमी। और यहीं पर एक बहुत गंभीर सवाल उठता है। जब बाढ़ जैसी आपदा के दौरान वोटरों को उनके मताधिकार से वंचित करने के आरोप लगते हैं, तो ये हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाता है। देखिए, लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये हर नागरिक के मौलिक सम्मान से जुड़ा है। और ये सुनिश्चित करना कि हर नागरिक, खासकर सबसे कमजोर, इसमें हिस्सा ले सके, यह हमारा एक बुनियादी संवैधानिक मूल्य है। उसकी गरिमा की रक्षा करना सबसे जरूरी है। तो ये तो हुई हार की कहानी, पर क्या यहां से वापसी हो सकती है? इसके लिए एक बहुत विस्तृत मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किया गया है। चलिए अब उस ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। इस वापसी की रणनीति का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है ऑपरेशन अधिकार। ये क्या है? ये एक बहुत बड़ा कानूनी मदद से चलने वाला जमीनी अभियान है। इसका एक ही मकसद है उन हजारों वोटरों की पहचान करना, उनके नाम दर्ज करना और उन्हें फिर से रजिस्टर करना जिन्हें 2025 की बाढ़ के दौरान कथित तौर पर वोट देने से रोक दिया गया था।
ये पूरा ब्लूप्रिंट एक सीढ़ी की तरह है जिसके 4 कदम हैं। पहला, बुनियाद को फिर से बनाना। दूसरा, एक नया और सही नैरेटिव सेट करना। तीसरा, जमीन पर संगठन को एक्टिवेट करना। और चौथा, आखिरी दौर की लड़ाई को जीतना। और इस प्लान में कुछ बहुत ही खास डेटा पर आधारित रणनीतियां भी हैं। जैसे याद है वो 66% एनीमिया वाला आंकड़ा, उसका इस्तेमाल सरकार की नाकामियों पर सीधा हमला करने के लिए करना। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पप्पू यादव प्लेबुक कामयाब रही थी, उसे अपनाना। मतलब जमीन पर लोगों से सीधे जुड़ना और उनकी समस्याओं को पूरी आक्रामकता से उठाना। तो अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में आते हैं और इस बात पर सोचते हैं कि जब राजनीति में इतने गहरे स्तर पर डेटा का इस्तेमाल होता है तो उसके बड़े असर क्या होते हैं। ये पूरी केस स्टडी हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि आज की राजनीति में चुनाव अब सिर्फ एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है। ये एक डेटा इंजीनियरिंग की समस्या बन गया है, जहां मैट्रिक्स, वोटर के डेटाबेस और विश्लेषण करने की क्षमता ही शक्ति के नए हथियार बन जाते हैं। और जैसे जैसे अभियान ज्यादा डेटा पर निर्भर होते हैं, हर वोटर का डेटा, कहाँ रहते हैं, उनकी क्या शिकायतें हैं, ये सब कुछ एक रणनीतिक संपत्ति बन जाता है। और यहीं पर प्राइवेसी यानी निजता और सहमति यानी कंसेंट के सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि लोगों को पता हो कि उनके डेटा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब चुनाव डेटा इंजीनियरिंग का एक अभ्यास बन जाए तो फिर वोटर की गरिमा को, उसके सम्मान को सुनिश्चित करने की इंजीनियरिंग कौन करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कोढ़ा की कहानी को हमारे लोकतंत्र के एक बहुत बड़े और सार्वभौमिक सिद्धांत से जोड़ता है। सोचने के लिए एक जरूरी सवाल।